आज अपन चर्चा करते हैं कि सर्विस लाइन और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में। सर्विस लाइन क्या होती है? सर्विस लाइन मतलब अपने घर तक जो लाइन आती है, घर तक जो बिजली का कनेक्शन हमें दिया जाता है, उसे हम सर्विस लाइन कहते हैं। अब जैसे कि एक चित्र में ये उदाहरण है, माना कि ये हमारा घर है, इस घर में जो लाइन आ रही है खंभे से, वो सर्विस लाइन कहलाती है। और जिस मोहल्ले को पूरी सर्विस लाइन को जोड़ने के लिए जो लाइन जाती है, उसे हम फीडर कहते हैं। तो फीडर से हमारे घर तक जो लाइन आती है वो खंभे से जुड़ी होती है, और खंभे से घर तक की जो लाइन है वो आपकी होगी सर्विस लाइन। अब हमें उसकी प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ता है? हमने जैसे मान लो कोई नया मकान बना दिया, नया मकान बनाया, उसमें हमने सारी वायरिंग कंप्लीट कर दी। वायरिंग कंप्लीट करने के बाद हम ये चाहते हैं कि हमें विद्युत कनेक्शन मिल जाए, तो उसके लिए आपको फाइल लगानी है। फाइल में क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, चलो एक फ़ाइल भी देखते हैं अपन कि घरेलू कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कनेक्शन के लिए फ़ाइल आप लगाते हैं तो उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है और फॉर्म कैसा होता है, तो वो देखते हैं। क्योंकि फार्म के अंदर ये सारी डिक्लेरेशन भरनी पड़ती है कि सर्विस लाइन की लंबाई कितनी होगी उस आधार पर, और पोल से कनेक्शन, पोल कितना दूर है आपके। अगर आपको एक्स्ट्रा पोल लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी राशि भी आपको भरनी है। अगर मान लो घर आपकी लाइन से बहुत दूर बना हुआ है तो आपको पोल का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, नए कनेक्शन के लिए आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। अब अपन देखते हैं कि एक आवेदन पत्र किस प्रकार का होता है और उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। तो अपन देखते हैं एक फॉर्म जो नए कनेक्शन के लिए, सर्विस कनेक्शन, इसका जो नाम होगा वो सर्विस कनेक्शन है। ये एक नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र है जिसमें ये लिखा हुआ है विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आपका जो भी क्षेत्र होगा उसके हिसाब से, कि हमें जो विद्युत संबंधन के लिए स्थायी अस्थायी स्वीकृति या भार बढ़ाने घटाने के लिए नाम आवेदक का, उसके बाद अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद इसमें एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ये सारा लिखने के लिए जगह दे रखी है। इसके बाद अगला एक बिंदु आता है कि आपका जो कनेक्शन है वो किस श्रेणी में है। यहाँ पर इस पर टिक लगाना है, श्रेणी। यहाँ पर जो कनेक्शन आपको दिए जाते हैं वो कनेक्शन अलग अलग प्रकार के हैं। घरेलू कनेक्शन है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अगर आपको घरेलू के लिए। अगर आप कृषि के लिए काम में लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए, तो ये कृषि के लिए हो गया। और मिश्रित भार है या अघरेलू, दुकान, कार्यालय, होटल, मंदिर, अस्पताल या इस प्रकार का अगर कोई धर्मशाला इत्यादि के लिए तो अघरेलू हो गया। लघु उद्योग अगर लगाना चाहते हैं तो सार्वजनिक रोशनी के लिए आपको कनेक्शन लेना है। किराएदार हैं या मध्यम उद्योग वाले हैं या वृहत उद्योग वाले हैं या कब्जेदार हैं, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको अप्लाई जो कर रहे हो वो किस किस आधार पर आप अप्लाई करेंगे। या पहले वाला जो कनेक्शन है उसके बाद आपने अगर मान लो एक्सटेंशन कर दिया कि हमने पहले 2 कमरे थे, बाद में 10 कमरे और बढ़ा दिए, तो आपको भार बढ़ाना है, तो उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं या जो भी है, तो ये कैटेगरी होगी। और तो इसके लिए अगर आपको पहले से कनेक्शन आवंटित है और आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वो पुराना खाता वगैरह देना पड़ेगा, ताकि उसी खाते के अंदर आगे की जो प्रक्रिया है वो की जा सके। पासबुक की फ़ोटोकॉपी और इस प्रकार की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अलग अलग समय समय पर परिवर्तन होती रहती है, तो वो आपको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। और इसके साथ यहाँ पर इस आवेदन पत्र के साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक एल फार्म, शपथ पत्र, डेट सील, आवंटित लीज डीड, किराए की रसीद, वो सारी चीज़ें आपको देनी है। वो इसके लिए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इसके आधार पर, शपथ पत्र के आधार पर, यहाँ पर शपथ पत्र इस बात का है कि आपने जो वायरिंग करा रखी है वो एकदम ISI मार्क वाले सामग्री का उपयोग करके ही की है या ऐसे ही कर दी है, शपथ पत्र में आपको लिख के देना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका कनेक्शन नहीं होता। और अगर आपका स्वयं का जो मकान है तो इसके लिए तो तहसीलदार का जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और मीटर का स्वामित्व आवेदक का है, निगम का है, ये तो जनरल बात हो गई। आप जो लेना चाहते हैं तो उसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपकी राशि जो है वो मीटर की राशि या तो आप पे करेंगे या निगम पे करेगा। ये सारा कंप्लीट करने के बाद कार्रवाई में आपको इसमें भार का विवरण देना पड़ेगा कि आपने जो मकान बनाया है उस मकान के अंदर बल्ब या लाइट के पॉइंट कितने हैं, ट्यूबलाइटें कितनी लगी हुई हैं, टेलीविज़न कितना है, कितने किलोवाट तक का लोड आप चलाएंगे, उस आधार पर आपका संबंध जोड़ा जाता है। विद्युत कनेक्शन आपको दिया जाता है कि 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, या उससे अधिक है तो आपको 3 फेज। 5 किलोवाट तक तो सिंगल फेज
5 से 7 किलोमीटर, उससे अधिक अगर भार है तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है और इसमें मान लो 50 पंखे है या 100 लाइट है, इस प्रकार की बहुत ज़्यादा हैवी लोड है, तो आपको 3 फेज़ का कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो कार्यालय के द्वारा उपयोग करने वाला कॉलम है कि आपका प्रार्थना पत्र का शुल्क वो कितना लेना है, स्टाम्प ड्यूटी कितनी लेनी है, मीटर बॉक्स का कीमत कितना है और इसमें जो विद्युत उपभोग की राशि ये तय करता है जो विभाग। तो इसमें आपको जो समय समय पे जो परिवर्तनशील होती रहती हैं ये रेटें, मतलब आप किराएदार हैं और इसके द्वारा जो है वो किराएदार के द्वारा ये कनेक्शन लिया जा रहा है। अगर मान लो किराएदार खाली करके चला जाए तो ये बकाया जो राशि है वो मकान मालिक भरेगा, ये डिक्लेरेशन मकान मालिक के द्वारा होती है। तो ये एक कॉलम इसके लिए भी है। अगर किराएदार अपने खुद के नाम से अगर कनेक्शन लेना चाहता है तो इसके लिए भी एक सुविधा दे रखी है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये पूर्ण करनी है और इसे आपको संबंधित कार्यालय में जमा कराना है। जैसा कि ये आवेदन पत्र, इस प्रकार का आवेदन पत्र भर करके आपको संबंधित कार्यालय में जमा कराना है। संबंधित कार्यालय जहाँ पर भी ये संबंधित कार्यालय है वहाँ से एक व्यक्ति आपके घर तक पहुँचेगा जो आपने आवेदन पत्र में एड्रेस दिया है। अगर आप एड्रेस गलत देंगे तो वो पहुँचेगा कैसे, इसलिए आवेदन में एड्रेस इतना अच्छी तरह दें, साफ़ सुथरा देवें और अड़ोस पड़ोस का भी हिसाब किताब देवें ताकि इनके पड़ोस में मेरा मकान है, ताकि जो विभाग का जो आदमी या व्यक्ति जो आपके घर सर्वे करने के लिए आएगा, इंस्पेक्शन करने आएगा, तब आप उसको सही जगह पे बता सकें और आपके घर की स्थिति यहाँ है और यहाँ से खंबे की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, उस आधार पर आपको सर्विस लाइन का वायर कितना चाहिएगा, उसका खर्चा कितना बैठेगा। अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा दूरी है, अगर ये दूरी बहुत अधिक है और बीच में कहीं आपको पोल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर अगर आपको कहीं पोल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ बीच में अगर खंबा लगाना है तो खर्चा कितना बैठेगा, ये सारा अनुमानित लागत निकालने के बाद आपके जो आवेदन पत्र है, आपने सबसे पहले तो आवेदन पत्र भर दिया, ठीक है, आवेदन पत्र भरा हुआ भर करके दे दिया। उसके बाद व्यक्ति आएगा, वहाँ से कार्मिक आएगा विभाग का, वो आपके यहाँ आ करके और एस्टिमेट बनाएगा, तमखीना कहते हैं, अनुमानित मतलब लागत कितनी होगी आपके यहाँ तक जो सर्विस लाइन देनी है, तो ये तखमीना वो तैयार करते हैं। और उसके बाद एक डिमांड नोटिस जारी होती है, डिमांड नोटिस एक नोटिस जारी होगी कि आपको इतनी राशि निगम को जमा करानी है, डिमांड नोटिस। अब ये डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद आपके वहाँ व्यक्ति सामग्री लेकर के आएंगे और पहले ये देखेंगे कि आपके घर की जो लाइन है वो बिल्कुल सुरक्षित है और वहाँ मीटर तक वो लाइन मीटर लगा करके मीटर से आगे जाने वाली लाइन में एक मेन स्विच होना चाहिए। वो अपना नियम बना हुआ है, जो वायरिंग के जो नियम है, आप घर में जो वायरिंग करवाते हैं तो उसमें एक मेन स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा करके आगे एक मेन कंट्रोल लगा के छोड़ देते हैं, तो उसके आगे लाइनें विद्युत विभाग द्वारा जोड़ी जाती है। तो मेन स्विच तक जोड़ने का जो कार्य है वो आपका विद्युत विभाग करता है। पहले ये कनेक्शन जोड़ करके सारा व्यवस्थित करके, मतलब फीडर की लाइन का शटडाउन लेगा व्यक्ति, जो नए कनेक्शन जोड़ने आता है वो शटडाउन लेने के बाद वो पोल पे चढ़ के आपके कनेक्शन यहाँ जोड़ के जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया, आवेदन पत्र आपको भरना है, एस्टिमेट निकलवाना है। हो सकता है आपने आवेदन पत्र में आपका एड्रेस सही नहीं दिया, गलत दे दिया, तो आपको फिर संपर्क करना पड़ेगा कि भाई मेरी लोकेशन घर की यहाँ है, और उस क्षेत्र के संबंधित व्यक्ति को कहना पड़ेगा। अगर आप उच्च अधिकारी से बात करेंगे तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि उसका एरिया है कहाँ पर, उसका मकान है किधर। तो मकान के लोकेशन पे पहुँचाना पड़ेगा, विभाग का व्यक्ति आएगा तब आपका एस्टिमेट बन पाएगा। तो एस्टिमेट बनेगा तो ही डिमांड नोटिस जारी होगी। जो डिमांड नोटिस इसी आधार पर जारी होती है कि जब आपका एस्टिमेट बनेगा। तो
एस्टिमेट फिर डिमांड नोटिस जारी करने के बाद फिर आप डिमांड जमा कराएंगे, तभी तो व्यक्ति सामान लेकर के आपकी सर्विस लाइन लेकर के जोड़ देगा। तो ये तो हो गया आपका सर्विस कनेक्शन की जो प्रक्रिया है वो। अब कुछ हमारे भारतीय विद्युत नियम, इन नियमों के अंतर्गत आपके पास में जो सामग्री आपने जो वायरिंग की है वो ISI काम में ली है या नहीं ली है, तो ये भारतीय विद्युत नियम के अंतर्गत आपको सारी वायरिंग करनी है। तो नियम नंबर 30 जो खास जो आपके इम्पोर्टेंट है, इस घर में जो आपने वायरिंग कर रखी है वो रूल नंबर 30 नियम भारतीय विद्युत नियम नंबर 30 ये कहता है कि समस्त सामग्री जो आपने लगा रखी है वो ISI स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ताकि लाइन की सुरक्षा बनी रहे। अब नियम नंबर 30 क्या है ये देखते हैं। नियम नंबर 30 ये रूल्स नंबर 30 ये है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइनें और उपकरणों का बनाना, लगाना और रक्षा करना सामान्य सुरक्षा एवं सावधानी को ध्यान में रख करके फिर आपको वायरिंग करनी है। तो ये रूल्स नंबर 30 है कि उपभोक्ता के मकान पर सर्विस लाइन और उपकरण लगाने से पहले ये शर्तें आपको पूरी करनी है। ठीक है कि सब इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइनें, तारें, फिटिंग और उपकरण जो उससे संबंधित हैं अथवा उसके नियंत्रण में है, जिसे उपभोक्ता के मकान में लगाए जाते हैं, एक सुरक्षात्मक स्थिति में है और हर प्रकार से एनर्जी सप्लाई करने के लिए ठीक है। ये घोषणा तो आप फार्म भरते समय करते हैं। इसके साथ जो आप आवेदन पत्र कर रहे हैं उसमें भी आपको एक शपथ पत्र पे लिख करके देना होगा। तो ये भारतीय विद्युत नियम 30 के अंतर्गत आपको ये शपथ लिख के देनी है कि मेरा घर में जो सामग्री लगाई वो स्टैंडर्ड की है और इसमें कोई शॉर्ट होने की संभावना नहीं है। अगला नियम नंबर 48, ये तो आपके ISI मार्क वाले और भारतीय विद्युत का नियम है 48। ये नियम नंबर 48 में लीकेज करंट से संबंधित है, जो आपकी वायरिंग से संबंधित है। लीकेज करंट 1/5000वां भाग, ये रूल्स नंबर 48 नियम ये कहता है कि आपके घर में जो लाइन है कर रखी है उसमें ये भी आपको घोषणा करनी है कि हमारे यहाँ सभी सामग्री ISI की लगा के उसमें लीकेज करंट होने की संभावना नहीं है, हमारी वायरिंग कहीं शॉर्ट नहीं है। और लीकेज करंट 1/5000वां भाग कुल भार का, अगर मान लो जैसे आपका जो लोड है 20 एम्पियर का है तो 20 एम्पियर का 5000वां हिस्सा, उससे इसके अंदर मामूली सा हो तो चलेगा, उससे अधिक लीकेज नहीं है, ये घोषणा करनी है। तो ये है रूल्स नंबर 48 ये कहता है कि कनेक्शन में पहले से लीकेज के प्रतिकूल सावधानियां और उसमें मकान में जो लीकेज करंट है, इंस्टॉलेशन और उपकरण जो सारी चीज़ें लगाई गई हैं और उसमें जो लीकेज करंट है 1/5000वां भाग, ठीक है ना, 1/5000वां भाग से अधिक लीकेज नहीं है। ये अगर LT लो वोल्टेज की लाइन आपके रोड के पास से होकर के गुजर रही है तो ज़मीन से जो लाइव कंडक्टर है, लास्ट जो तार है, उन दोनों के जो बीच की जो दूरी है मध्यम, क्योंकि अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो लो वोल्टेज की है। लो वोल्टेज मतलब निम्न वोल्टेज की अगर लाइन है तो उसमें 5.791 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो जो तार लटक रहे हैं, ओवरहेड लाइन के जो तार लटक रहे हैं वो ज़मीन से 5.791 मीटर से कम की दूरी पर नहीं होने चाहिए। ये रूट नियम 77, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का 77 जो रूल है उसके अंतर्गत क्लीयरेंस का एक हवाला दिया गया है और क्लीयरेंस के बारे में एक शर्तें रखी गई हैं कि
जो लाइनें जा रही हैं वो 5.791 मीटर से कम की दूरी पर नहीं होनी चाहिए। ये ग्राउंड क्लियरेंस, ये रूल भारतीय विद्युत नियम 77 में ये दिखाया गया है। वोल्टेज हो तो इतना, हाई वोल्टेज हो तो इतना है। तो ये अलग अलग शर्तें रखी गई हैं जिसमें लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 5.791 मीटर मतलब 19 फीट, उच्च वोल्टेज अगर है तो आपको 6.096 उच्च वोल्टेज मतलब 33 kV या और एक्स्ट्रा हाई टेंशन है तो फिर इसके लिए अलग से रूल है। ओवरहेड लाइन के सम्मिलित कंडक्टर जो सड़क के साथ साथ चलते हों, एक तो इसमें भी एक कंडीशन दे दी है कि एक तो सड़क के पैरेलल चल रहे हैं और एक सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। एक तो सड़क के साथ साथ लाइन जा रही है और दूसरा अगर सड़क से लाइन को क्रॉस कर रहा है तो उन दोनों के लिए आपके अलग अलग डिस्टेंस का क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये बताता है हमारा भारतीय विद्युत नियम 77।